प्रिय विद्यार्थियों, बीए ऑनर्स पार्ट 3 भूगोल की कक्षा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं डॉक्टर वेद प्रकाश यादव आपके मार्गदर्शन के लिए पुनः उपस्थित हूँ। कृषि भूगोल आज हमारा विषय रहेगा और इस कृषि भूगोल के अंतर्गत जो हमारा आज का टॉपिक है अध्ययन का, वह है प्रारंभिक स्थायी कृषि। पिछली कक्षाओं में हमने ये पढ़ा है कि प्रारंभिक निर्वहन कृषि के दो रूप होते हैं। प्रारंभिक निर्वहन कृषि के जो दो रूप हैं, उनमें एक रूप स्थानांतरणशील कृषि है जिसको हमने अध्ययन कर लिया है, और आज उसी का दूसरा रूप है प्रारंभिक स्थायी कृषि। ये प्रारंभिक स्थायी कृषि प्रदेश का अध्ययन आज हमें करना है। तो हमें इस आज के प्रकरण में यह अध्ययन करना है कि प्रारंभिक स्थायी जो कृषि प्रदेश हैं उनकी स्थिति कहाँ है, अर्थात वो कहाँ कहाँ लोकेटेड हैं। दूसरा, प्रारंभिक स्थायी कृषि की क्या मुख्य विशेषताएं हैं, इस कृषि का भौगोलिक पर्यावरण और मानव तत्व से क्या अंतर संबंध है। इन तमाम बातों के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण विषय है ये। लगातार हम डी विटलसी द्वारा जो विश्व के कृषि प्रदेश 13 कृषि प्रदेश हैं उनके ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। आज हमारा चौथा दिन है, चौथा प्रदेश हम अध्ययन कर रहे हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए ये विषय है, आपकी बीए ऑनर्स की परीक्षाओं के लिए और आपके आगे के करियर के लिए भी ये महत्वपूर्ण है। तो आइए हम चर्चा करें कि प्रारंभिक स्थायी कृषि क्या है। प्रारंभिक स्थायी कृषि, जैसा कि नाम से हम जानते हैं, देख रहे हैं कि यह कृषि के स्थायी स्वरूप का प्रारंभिक रूप है। जब कृषि स्थायी तौर पर होने लगी तो उसके प्रारंभिक रूप में किसान के पास क्या औजार होते थे, क्या उसकी कृषि पद्धति थी, किस प्रकार के श्रम और पूंजी का वो उपयोग करता था, किस प्रकार से फसलों को उत्पादित करता था, फसलों का और पशुओं का क्या साहचर्य था। इन तमाम बातों का प्रारंभिक स्थायी कृषि से स्पष्ट हो जाता है कि आधुनिक कृषि और प्रारंभिक स्थायी कृषि में इन तमाम तत्वों को लेकर के पर्याप्त भेद आ गए हैं। प्रारंभिक तौर पर जब कृषि हुई तो साधारण से औजारों का इस्तेमाल किसान करता था। उसके पास तकनीकी ज्ञान अधिक नहीं था, ये हम सब जानते हैं। तो ये सारी विशेषताएं इस प्रारंभिक स्थायी कृषि के अंतर्गत आएंगी। इसकी जो मुख्य विशेषताएं हैं उन पर हम पहले चर्चा करते हैं। प्रारंभिक स्थायी कृषि उन्हीं क्षेत्रों में होती है, जैसा कि अभी मैंने बताया कि मूलतः ये प्रारंभिक निर्वहन कृषि का ही एक रूप है, दूसरा रूप है। तो जहां पर इसका जो पहला रूप पाया जाता है, अर्थात स्थानांतरणशील कृषि जहां होती है, लगभग उन्हीं क्षेत्रों में यह कृषि भी पाई जाती है। लेकिन स्थानांतरणशील कृषि प्रदेशों में जहां प्राकृतिक और मानवीय तत्व इस कृषि के अनुकूल है, वहां पर यह पाई जाती है। शेष में स्थानांतरणशील कृषि होती है। अब इसके लिए प्राकृतिक और मानवीय तत्व की अनुकूलता क्या है? एक तो हमने इससे पहले चर्चा की थी पिछले वीडियो में कि ये स्थानांतरणशील कृषि उष्ण आर्द्र प्रदेशों में होती है। यह कृषि भी उष्ण आर्द्र प्रदेशों में होती है, लेकिन तुलनात्मक दृष्टि से जहां पर वर्षा कम होती है उन क्षेत्रों में स्थायी कृषि का रूप यहां पाया जाता है, प्रारंभिक स्थायी कृषि का रूप। तो एक तो यह है कि उन्हीं क्षेत्रों में जहां पर वर्षा तुलनात्मक दृष्टि से कम होती है वहां प्रारंभिक स्थायी कृषि पाई जाती है। नंबर 2, जहां पर जनसंख्या घनत्व अधिक पाया जाता है वहां पर यह कृषि की पद्धति अपनाई जाती है। तो दो खास बातें हैं इसमें, जो स्थानांतरणशील कृषि के स्थान पर इस कृषि को
प्रमोट करने में अपना योगदान देती हैं। एक है जनसंख्या का घनत्व का अधिक होना और दूसरा है वर्षा की मात्रा का कम होना, आर्द्रता की मात्रा का कम होना। ये इस कृषि की विशेषताओं में भी शामिल है। इसी तरीके से हमने देखा था स्थानांतरणशील कृषि में पशुओं का कोई महत्व नहीं था। वहाँ किसान अपनी फसलें उगाता है, अन्न के लिए फसलें उगाता है, भरण पोषण के लिए फसलें उगाता है और शेष समय बचता है उसमें मछली पकड़ना, शिकार करना और जंगल से वस्तुएं एकत्र करने का काम करता है। लेकिन यहाँ वह पशु पालता है, यहाँ उसके पास पालतू पशु है और पालतू पशुओं का महत्व इस खेती की पद्धति में और इस कृषि प्रदेश में स्थानांतरणशील कृषि में तो बिल्कुल वहाँ है ही नहीं पशुपालन, लेकिन यहाँ काफ़ी महत्व है। तो ये इसको बिल्कुल अलग कर देता है स्थानांतरणशील कृषि से। और यह इसके कृषि में फसलों के उत्पादन में भी जो पशुपालन है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि पशुओं से जो गोबर मिलता है उस गोबर से जो खाद बनती है उस खाद का इस्तेमाल वो अपने खेत में करता है और इस खाद का इस्तेमाल करने के कारण ही वह अपनी खेती को स्थायी स्वरूप प्रदान कर सका। क्यों? क्योंकि पहले खेत की उर्वरा शक्ति 2-3 साल में कम हो जाती थी, घट जाती थी, इसलिए किसान खेत को बदलने के लिए विवश होता था। लेकिन यहाँ चूंकि वो पशुओं के द्वारा जो गोबर दिया जाता है उस गोबर से निर्मित खाद को अपने खेतों में प्रयोग करता है, इसलिए खेत को कृत्रिम रूप से उर्वरा शक्ति बनाए रखने में वो सक्षम है। अतः वो स्थायी कृषि करने में कामयाब होता है। तो ये इसकी कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं जो बाकी जो हमारी स्थानांतरणशील जो खेती है उससे इसको अलग करती है। एक इसकी विशेषता और है, इसमें मिट्टी में चूंकि वर्षा की मात्रा कम है उस क्षेत्र में ये होती है, इसलिए मिट्टी में अपक्षालन कम होता है मिट्टी का, और अपक्षालन कम होने के कारण उसका जो उर्वर तत्व है वो ज़्यादा नीचे नहीं जा पाता। तो ये भी उन क्षेत्रों में होती है जहाँ पर इस तरह का विशेषताएं पाई जाती हैं। तो अब आइए हम चर्चा करते हैं इनकी विशेषताओं में। हमने देखा है, इसके बाद हम बात करेंगे इनकी विशेषताओं के बाद कि ये किन किन क्षेत्रों में खेती की जाती है। तो आर्द्र उष्णकटिबंधीय मैदानी भागों में जहाँ पर जनसंख्या का घनत्व तुलनात्मक दृष्टि से ज़्यादा है, तुलनात्मक दृष्टि से ज़्यादा है का मतलब स्थानांतरणशील कृषि के क्षेत्र में ही मैंने आपको बताया कि उसी एरिया में होती है। तो जहाँ जनसंख्या कम है वहाँ तो स्थानांतरणशील कृषि होती है और जहाँ तुलनात्मक रूप से ज़्यादा है जनसंख्या वहाँ पर ये प्रारंभिक स्थायी कृषि होती है। प्रारंभिक स्थायी कृषि को यदि हम भौगोलिक दृष्टि से देखते हैं तो मध्य अमेरिका के पठारी और जो पहाड़ी भाग हैं उनमें ये खेती मिलती है। पश्चिमी द्वीप समूह के कुछ द्वीपों पर मिलती है। एंडीज पर्वत के उष्णकटिबंधीय भागों में ये खेती की जाती है। इसी तरीके से पूर्वी अफ्रीका के पठारी भाग हैं, घाना है, नाइजीरिया है, कीनिया है, इनमें खेती होती है प्रारंभिक स्थायी कृषि। इसके अतिरिक्त हिंद चीन का जो क्षेत्र है वहाँ इस तरह की खेती होती है और हिंद चीन के साथ ही पूर्वी द्वीप समूह में भी इस प्रकार की खेती की जाती है। यह आदिम प्रकार की कृषि है जिसमें उर्वरकों की कमी होने पर भूमि को परती छोड़ दिया जाता है। 1 साल के लिए उसको परती छोड़ देते हैं, कोई फसल नहीं उगाते हैं ताकि भूमि की उर्वरा शक्ति की पुनः प्राप्ति हो जाए और उसमें खाद वगैरह डाल दिया जाता है। उसमें जो खरपतवार होती है उसको निकाल करके वहीं पर डाल दिया जाता है, वो सूख जाता है और उसकी पत्तियों से जो उर्वरक तैयार होता है उससे भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ती है। तो इसमें भूमि को परती भूमि के रूप में छोड़ा जाता है। उष्णकटिबंधीय आर्द्र उच्च पठारी और पहाड़ी भागों में उष्णकटिबंधीय जलवायु वाले क्षेत्रों में ये खेती होती है जहाँ पर तुलनात्मक दृष्टि से वर्षा कम होती है। तो ये इसके
क्षेत्र हैं मुख्य रूप से जहाँ पर इस प्रकार की खेती की जाती है। अब जैसा मैंने बताया कि ये उन क्षेत्रों में होती है जहाँ पर एक तो वर्षा कम होती है तुलनात्मक दृष्टि से। तो वर्षा कम होने से क्या हुआ कि मिट्टी में अपक्षालन की क्रिया कम हुई। अपक्षालन की क्रिया कम होने से उर्वरा शक्ति में कमी धीमी गति से आएगी, तो इसलिए वहाँ पर अधिक समय तक उन खेतों में खेती की जा सकेगी। नंबर 2, यह उन क्षेत्रों में होती है जहाँ पर जनसंख्या घनत्व अधिक है। जनसंख्या घनत्व अधिक का परिणाम ये हुआ कि जनसंख्या अधिक होने से किसान अपने खेत में खरपतवार आदि को भी निकालने में श्रम लगा सकता है। स्थानांतरणशील कृषि में उसके पास श्रम नहीं था इतना, इसलिए केवल खेत में बीज डाल दिया कुदाली आदि से खोद करके, और बाद में वो उसकी फसल जो पक जाती थी उसको काट लिया करता था। बीच में कोई कृषि में ज़्यादा ध्यान वो नहीं देता था। लेकिन यहाँ वो बीच बीच में उसकी खरपतवार आदि को निकालने के निराई गुड़ाई में ध्यान देता है। तुलनात्मक दृष्टि से यहाँ उत्पादन अधिक होता है। यहाँ गहन कृषि होती है। स्थानांतरणशील कृषि की तुलना में यहाँ कृषि में गहनता अधिक होती है। गहन कृषि का मतलब यह है श्रम अधिक है, उत्पादन अधिक लेने का प्रयास किया जाता है। और यहाँ साथ ही खेती में पशु का इस्तेमाल भी होता है। यहाँ पशु में घोड़ा, खच्चर, भेड़, बकरी, गाय पाली जाती है, जिनसे एक तो खाद मिलता है, और नंबर 2, यहाँ घोड़ा, खच्चर, गाय इत्यादि से, बैल इत्यादि से पशुओं से खेती में भी इनका उपयोग किया जाता है, जिससे जो स्थानांतरणशील कृषि है उसकी तुलना में यहाँ अधिक श्रम लगता है। खेती में अधिक श्रम लगने से खेत की तैयारी अच्छी होती है और फसल में उत्पादन बढ़ जाता है। तो ये हमारी स्थानांतरणशील कृषि की तुलना में अधिक खाद्यान्न देने वाली है, और अधिक खाद्यान्न देने वाली होने के कारण ही यहाँ पर किसान स्थायी कृषि के रूप में यह अपनाता है। स्थायी कृषि में उसका आवास और उसका खेत दोनों स्थायी हो जाते हैं। आवास के आसपास ही उसके खेत होते हैं, और खेतों को वो बार बार बदलता नहीं है। एक खेत के ऊपर ही वो लगातार अपनी फसलें लेता है। बीच बीच में जब जब आवश्यकता होती है, उर्वरा शक्ति खेत की उसको कम दिखाई देती है, तो उसको पड़ती भूमि के रूप में छोड़ देता है। तो ये था हमारा